आज मैं अपने साथियों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने सोचा था एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊँ और कुछ अपडेट दूँ साथियों को। वीडियो बनाते बनाते लगभग 20 मिनट हो चुकी हैं और 20 मिनट में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, लेकिन मेरे को पता है कि हर आदमी 20 मिनट का वीडियो देखता नहीं, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। जिनके पास समय है वो पूरा वीडियो देखकर शेयर ज़रूर करें, और जिनके पास समय नहीं है वो बोलते हैं ना जैसे हाईलाइट, वो हाईलाइट सुन लें। और हाईलाइट ये है कि जब से पहलगांव का हमला हुआ था, मैंने अपने निजी स्वार्थ छोड़कर, क्योंकि देश इस समय सेना और हमारी सरकार लगी हुई है पड़ोसी मुल्क को सबक सिखाने की तैयारी में, इसलिए मैंने अपने निजी स्वार्थ छोड़ दिए थे। लेकिन जब रविंद्र फौजी निजी स्वार्थ छोड़ रहा है तो हमारे अधिकारियों को भी चाहिए कि वो भी अपने निजी स्वार्थ छोड़ दें। रविंद्र फौजी को उन्होंने देशद्रोही बता दिया, गद्दार बता दिया, लेकिन असली गद्दार अभी भी 1% वो लोग हैं जिन्होंने अभी भी ऐसी स्थिति में भी पुलिस को लगातार फ़ोन करके, बड़े अधिकारियों को कॉल करके रविंद्र फौजी को गिरफ्तार कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पुलिस ने बुलाया था, मेरे बयान वगैरह लिए हैं और उन्होंने कहा कि आगे चालान पेश होगा। वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है आज मैं इस वीडियो में पूरी कहानी बता रहा हूँ। यहाँ मैं उन गद्दारों को कहना चाहता हूँ कि असली गद्दार तो तुम हो, जो आज इस लड़ाई के समय में भी एक जवान के पीछे पड़े हो। असली गद्दार वो लोग हैं आज भी अपना निजी स्वार्थ नहीं छोड़ रहे, आज भी 10-10 सहायक अपने घर में रख रहे हैं। आज मेरे पास 2 रिकॉर्डिंग भी आई हैं। एक जयशो साहब को, जिन्होंने मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भेजी है और रो रहे हैं कि सब मैं कुछ कर लूँगा, क्योंकि साहब को बोला गया कि साहब डॉग है, कुत्ता है, इसको पोस्ट में डाल दो, इसको पोस्ट में खाना भेज दो, इस तरह के शब्द उनको बोले गए हैं। तो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ। दूसरी तरफ 3 रिकॉर्डिंग है जिसमें ये मेजर साहब की गाड़ी धोकर खड़ी कर दो, ये कर दो, फलाना। यानी इस लड़ाई के हम माहौल में भी ये अपने निजी स्वार्थ नहीं छोड़ रहे। ये लोग कौन हैं? कौन है वो लोग जो आज पूरी सेना और उसके अधिकारी लगे हुए हैं रणनीति बनाने में? सभी बटालियन कमांडर मेरे को लगता है जहां तक हो सके सभी स्थिति बना रहे होंगे कि कैसे हमारी फौज जाएगी, कैसे क्या करेगी, उस रणनीति में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी चंद लोग रविंद्र फौजी की शिकायत पुलिस को कर रहे हैं, जबकि मैंने कहा था जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लो। मैं खुद तैयारी कर रहा था कि कब लड़ाई लगे और हमें भी जाने का मौका मिले, लेकिन ये उस मौके का उल्टा हमारे साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसलिए आज मैं ये वीडियो मजबूरी में डाल रहा हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हो सकता है रविंद्र फौजी को जेल भेज दें या कुछ भी कर लें। ये चीज़ें मैं पहले ही सोच रखा था। मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। डर नाम की डिक्शनरी इस भेजे में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरे साथ वो हजारों साथी जो बोलते थे कि सर हमें घातक टीम में जोड़ लो, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं, जो भी कहोगे हम करेंगे, तन मन धन से मदद करेंगे, वो कहाँ है आज? मैं चुप हो गया था, लेकिन आप लोग भी क्या इतनी बिजी हो गए कि उस चैनल की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे? और अब जब इन लोगों ने मेरे को कोर्ट में पेश करने की तैयारी करी थी, तो मैं भी सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कहूँगा इस समय, लेकिन हमें भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैंने छोड़ दिया था कि चैनल के कोर्ट में हम बाद में जाएंगे, जो भी लड़ाई है बाद में लड़ेंगे, क्योंकि एक सैनिक का धर्म होता है जब देश लड़ाई की तैयारी कर रहा है तो अपने निजी स्वार्थ छोड़ दे, और उसका हिस्सा मैं भी हूँ। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस समय इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? तो उनका जवाब देने के लिए हो सकता है मुझे कोर्ट जाना पड़े। इसलिए आज इस वीडियो को पूरा दिखाने से पहले सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मैं चाहता था कि रविंद्र फौजी चाहे जेल जाए, फांसी टक जाए, इस बात का कोई गम नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हो सकता है हमारे मरने के बाद ही क्रांति पैदा हो, जैसे भगत सिंह हंसते हुए फांसी पर टका था और फिर क्रांति की चिंगारी जगी थी, तो हो सकता है हमारे बाद ही चिंगारी जगे। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक रविंद्र फौजी जाए तो हजारों रविंद्र फौजी पैदा हों और वो चैनल फिर से खुले। मैं फिर कहता हूं कि यहाँ 99% जवान, जैसियों और अधिकारी इस समय
देश की जो स्थिति है वो युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। वो सब चीज़ें भूल चुके हैं हमारी तरह, और हम भी भूल चुके हैं, क्योंकि पीछे जो हो गया वो कायरों का काम है रोना। युद्ध के समय में हम नहीं चाहते कि उन चीज़ों को कहें, लेकिन वो हमें उंगली कर रहे हैं तो अब उंगली का जवाब हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए आज फिर कह रहा हूँ कि रविंद्र फौजी हर स्थिति को लड़ देगा, लेकिन रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है। इस लड़ाई में रविंद्र फौजी को तन मन धन का साथ चाहिए। आप लोगों ने कहा बहुत था, लेकिन उस समय भी किसी ने साथ नहीं दिया। 50-60 लोग बेचारे जो पिछले महीने में साथ हमने दिया, और इस महीने में मात्र 4 लोगों ने हमें छोटी मोटी सहायता भेजी है, जबकि इस समय हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि रविंद्र फौजी का साथ देना है तो ये मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। सहयोग करो हमारा उस चैनल को बचाने के लिए और इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अपनी लड़ाई तो रविंद्र फौजी लड़ लेगा, लेकिन आप चाहते हो कि वो चैनल बचे तो भैया सपोर्ट करो। बहुत से साथी यहाँ कमेंट्स करेंगे, तो उनको कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स कर लेना, जो भी लिखना है लिख देना, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देखकर जो साथ हैं वो सहयोग भी करें और शेयर करें। जो नेगेटिव आदमी है कमेंट लिखें। अगर इसमें ज़्यादातर कमेंट्स नेगेटिव हों या लाइक अनलाइक का बटन आता है, अनलाइक कर देना। वो चैनल तो सरकार ने बंद किया था, ये चैनल मैं खुद बंद कर दूंगा। मेरा काम था आप लोगों को जगाना। अब आप जगे हो या इस गुलामी को यूं ही स्वीकार करोगे, ये आपका काम है। इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बता दिया। जिसको समय लगे वो पूरा वीडियो देख लेना, नहीं समय लगेगा तो भैया रविंद्र फौजी तो हर स्थिति से लड़ने के लिए पहले ही मजबूत था, और जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। ये आवाज़ यूं ही बुलंद रहेगी। हमारे जाने के बाद क्या होगा वो तो भगवान जाने। बाकी वीडियो पूरा देखकर शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज ये वीडियो मैं एक इम्पोर्टेंट मैटर के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को पता है कि मैं सोशल मीडिया के जरिए लगातार मेरे जवानों की आवाज़ उठाता था, उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। लेकिन इसी बीच में हमारा जो चैनल था रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, जिसमें 8,70,000 जवान जुड़े हुए थे, उसको सरकार ने बंद कर दिया। उस सिलसिले में मैं अपनी रणनीति बना रहा था, लेकिन एकाएक देश के ऊपर एक ऐसा संकट आया। 22 अप्रैल को पड़ोसी मुल्क के गद्दारों द्वारा हमारे निर्दोष लोगों के साथ गोलीबारी करके उनको मार दिया गया। तब से हमारी सरकार, हमारी सेना लगातार रणनीति बना रही है दुश्मन देश से लड़ाई लड़ने की। और इसी वजह से मैंने उस दिन के बाद से ही ये वीडियो वगैरह सब क्लोज कर दिया था, क्योंकि एक सैनिक का, एक क्षत्रिय का, एक योद्धा का फर्ज बनता है कि जब देश पर संकट हो तो आप देश का साथ दें, सेना का साथ दें, सरकार का साथ दें। मैं अपनी सब चीज़ें भुलाकर इस समय इसी चीज़ पर काम कर रहा था। लेकिन क्या सिर्फ मेरे अकेले का फर्ज है? देशवासियों का क्या फर्ज है? और देशवासियों के तो छोड़ो, सरकार के नेताओं की छोड़ो, लेकिन इस समय हमारी सेना और उनके अधिकारी और जवानों का क्या फर्ज है? वो हम लोगों को देशद्रोही उन्होंने साबित कर दिया, गद्दार हमारे को बोलते हैं, लेकिन क्या वो हरामखोर आज भी सुधरे हैं? आज भी मेरे पास 2-3 कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग आई हुई हैं जो आपको मैं सुनाऊंगा। एक रिकॉर्डिंग में तो एक सूबेदार साहब को एक साहब बोल रहा है कि ये एक कुत्ता डॉग आया है, इस डॉग को पोस्ट पर डाल दो, रात भर ये ड्यूटी देगा और जैसे ही मैं इससे इसका खाना लाकर फेंक देना इसके आगे, ये डॉग खा लेगा। मतलब मुझे नहीं पता साहब की क्या गलती है, लेकिन साहब ने मेरे पास रात को ये रिकॉर्डिंग भेजी और साहब ने कई मैसेज लिखे कि भाई मैं क्या करूं, मेरी स्थिति खराब है, मैं कुछ कर लूँगा। यानी आज भी हो सकता है साहब की क्या गलती रही होंगी, मेरे को पता नहीं, लेकिन साहब के साथ ये चीज़ें की जा रही हैं।
यानी वो लोग आज भी नहीं सुधर रहे। दूसरी रिकॉर्डिंग में जिसमें एक मेजर साहब की गाड़ी के लिए बताया जा रहा है कि एक अग्निवीर को कहा जा रहा है पहले कि जाओ मेजर साहब की गाड़ी की चाबी ले लो और उसको धोकर खड़ी कर दो पर्सनल गाड़ी के लिए। फिर एक एमटी का जवान था उसको बताया जा रहा है। ये 3 रिकॉर्डिंग मेरे पास आई हुई है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने ये चीजें डालना छोड़ दिया था 22 तारीख के बाद, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये अपने निजी स्वार्थ आज भी नहीं त्याग रहे हैं। आज भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि युद्ध के हालात के बावजूद भी क्या इन्होंने अपने सहायक छोड़े? क्या सारा दोष हम लोग अपनी चीजें हम ही बंद करें? ये क्यों नहीं छोड़ रहे? चलो इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, इन्होंने मेरा चैनल बंद करा दिया 4 अप्रैल को। मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन 22 के बाद मैंने सब चीज भुलाकर देश हित में मैंने सोचा कि छोड़ो, मेरा निजी स्वार्थ है, बाद में लड़ लेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये लगातार इन्होंने पुलिस को फोन किया, मेरे को थाने में बुलाया गया, वहाँ से मेरे पे मतलब बयान लिखाए गए, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई है वो भी मैं इसमें बताना चाहता हूँ। हालांकि पुलिस ने ये बताया कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। आपके उच्च अधिकारी मतलब बड़े कर्नल एंड अबव रैंक के अधिकारी प्रेशर डाल रहे थे एसपी डीजी तक कि भैया कुछ करो करो, यानी उसको गिरफ्तार करो, मार दो, ये चीज़ें चल रही हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने शुरू वाले दिन ये चीज़ें कह दी थी कि मैं अगर गलत हूँ तो मोदी जी या रक्षा मंत्री जी या सेना अधिकारी मेरे को बुलाएं, आप मेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वहाँ चलाएं, क्या जरूरत थी आपको पुलिस के पास जाने की? और चलो वो समय तो हमारा आपसे लड़ाई का समय था, लेकिन 22 तारीख के बाद जब देश लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है तो उसके बावजूद में भी कुछ अफसर बैठे हुए हैं जो आज भी रविंद्र फौजी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। फिर मैं कैसे चुप रहूं? हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, आज इस वीडियो में इसी विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आज भी ना तो मैं गद्दार हूं ना देशद्रोही। जैसे कुछ एक चैनल मैंने अभी और देखे हैं, जैसे एक नेहा सिंह राठौड़ का और एक 4 PM, इस तरह के कुछ चैनल बंद हुए हैं। हालांकि उनको बंद होना ही था क्योंकि वो लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। वो उन चीज़ों को गा रहे थे कि हमला हुआ, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, मतलब बीती हुई बातों को का जो राग है, जो रोना कायर गाते हैं, तो वो लोग तो कायर हैं। उनका चैनल बंद किया क्योंकि देश इस समय देश की छोटी छोटी चीज़ें, हर एक सिक्योरिटी बाहर नहीं जाए, इसलिए उनका चैनल बंद किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी उनका चैनल बंद होते ही उनके कितने ही सेकुलर जो लोग हैं ना, वो अलग अलग चैनलों से उनका सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन ये कोई भी चैनल, जब 4 तारीख को मेरा चैनल बंद हुआ, जब देश में शांति थी, मैंने वीडियो डाला, ट्विटर में मैंने कहा, लेकिन किसी सेकुलर ने ये नहीं आवाज़ उठाई कि भैया देश की सरकार में बैठे बड़े अधिकारियों ने, इन सरकार ने एक पूर्व सैनिक का, एक फौजी का चैनल बंद क्यों किया? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि रविंद्र फौजी के पास कोई पैसा थोड़ी है जो इनको दे देगा बोलने के लिए, या बाहर से कोई फंडिंग आ जाएगी इनके पास। तो ये वो सेकुलरिज्म है, ये लोग हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। और इनका सरकार ने बंद किया या नहीं किया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा फर्ज इस समय अपना सब कुछ निजी स्वार्थ त्याग कर सरकार और सेना का साथ देना है। युद्ध, आज इस विषय पर भी बात करेंगे कि युद्ध आसान नहीं होता है लड़ना। मजबूत से मजबूत देश भी हिल जाते हैं। आज युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा सकते हैं, 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को साफ कर सकते हैं। 72 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 24 में भी सुपड़ा साफ कर सकते हैं। लेकिन वो मरता मरता भी हमारा बहुत नुकसान करेगा, हमें बहुत पीछे धकेल देगा। आज हम इस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन वही बात है कि रोज़ रोज़ के लड़ने से, रोज़ रोज़ के मरने से अच्छा है कि एक ही बार में साफ कर दिया जाए। तो हम सब चीज़ भुलाकर इस समय सरकार के साथ हैं। हम सभी पूर्व सैनिक, मैं खुद आदेश का इंतजार कर रहा हूं कि कब आदेश आए और हम भी बॉर्डर पर जाएं। लेकिन हमारे कुछ गद्दार, मैं फिर कहूँगा सब नहीं है, बहुत से लोगों के मैंने वीडियो डालकर बहुत चीज़ें समझा कर बहुत से लोगों को सुधारा। बहुत से लोगों ने अंत तक ये कह दिया था कि रविंद्र फौजी वास्तव में सही बोलता है और वो जो बोल रहा है उन चीज़ों पर सुधार होना चाहिए। लेकिन अभी भी ओनली 1%। मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ देश में
80% बेईमान है और 20% ईमानदार है, इसलिए हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन सेना में 99% ईमानदार हैं, चाहे वो जवान है, चाहे जैसे हो, चाहे अफसर है। 1% गद्दार हैं जो आज भी गद्दारी दिखा रहे हैं। और उन गद्दारों को कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस समय जब तक के हालात हैं, हो सकता है 1 दिन में 2 दिन में कुछ बड़ा होगा, आर पार की लड़ाई होगी, तो कम से कम तब तक तो चुप रह जाओ, तब तक तो ये हरकतें छोड़ दो। आपकी इन हरकतों से देश में क्या संदेश जाएगा? या अपने निजी स्वार्थ रविंद्र फौजी छोड़ रहा है तो तुम भी छोड़ दो। आज भी जवानों से पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने अपने सहायक बंद किए जो आज भी इनके रिश्तेदार मैडमों तक बैठे हुए हैं? आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूँ कि देश में लड़ाई का माहौल है, मौका मिला तो हम लड़ाई में जाएंगे। और हमें तो वैसे ही इस क्षेत्र में कूदने से पहले हमने तो कफन बांधा था कि लड़ेंगे, मरेंगे और देश के लिए जिएंगे और देश के लिए ही मरेंगे। सेना को मजबूत करने का मेरा लक्ष्य था, जो हमेशा रहेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ आई हो, अग्निवीर की या कैसी भी चीज़ हो। समय समय पर मैंने सब चीज़ों का पॉइंट उठाया है और मैंने कहा था कि जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो आप सबके सामने रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ा विषय है कि मैंने इस लड़ाई को इस स्तर पर पहुंचाया था कि आज जवान अपना सिर उठाकर बात करता था, जवान अपने हक के लिए लड़ जाता था। लेकिन आज इन्होंने रविंद्र फौजी को दबाने के लिए, आप सभी को पता है जब वो अखबार में चला था ना सैनिकों पर FIR जयपुर में, लेकिन नाम नहीं बताया था, वो रविंद्र फौजी था। रविंद्र फौजी को उसी समय पता था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि पुलिस की तरफ से मेरे पास नोटिस आए या मेरे को बुलाया जाए तो मैं बोलूँ। तो पुलिस ने मेरे को बुला लिया, क्या हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे समय पर बुलाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे कोई डर नहीं है, ना गिरफ्तारी का, ना पेंशन बंद का, ना गोली का और ना ही फांसी का। मैं पहले ही भगत सिंह के लिए इस तरह कफन बांध कर निकला था। मुझे ये सारी चीज़ें पहले ही पता थी, जेल जाना, पेंशन बंद होना, फांसी हो जाना, ये सब चीज़ें मैं सोचकर चला हूँ। डर नाम की डिक्शनरी इस खोपड़ी में नहीं है, ठीक है। डरते तो वो कायर हैं जो छुपकर बाहर करते हैं। अभी तक भी इन्होंने मैंने FIR की कॉपी मांगी, नहीं मिली। हालांकि मैं इस समय में फिर कह रहा हूँ कि मैंने सारी अपने निजी स्वार्थ छोड़ दिए हैं। बहुत से साथियों के अभी भी कॉल आ रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जी मेरी ज़मीन का झगड़ा फैलाना, आज देश अपनी भारत माता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। भारत माता की गई हुई ज़मीन, चाहे वो POK हो, चाहे हिंदुस्तान का वो हिस्सा, फिर से हिंदुस्तान में मिलाने के लिए हर आदमी सोच रहा है। लेकिन कुछ निजी स्वार्थी हमारे जुड़े हुए साथी भी, सर मेरी ज़मीन का है, सर ये मेरा, छोटे मसले रोक दो अगर आप सच में हमारे से जुड़े हुए हो। मैंने इतना जगाने के बाद अगर आज वो लोग मुझे दबाकर एक संदेश देना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों वाली चीज़ें बंद नहीं करेंगे और तानाशाही यूँ ही चलेगी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरे साथ इतने लोग हैं, एक रविंद्र फौजी मरेगा तो हज़ारों पैदा होंगे, लेकिन आज वो हज़ारों रविंद्र फौजी कहाँ है? इस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था। लेकिन मैं शांत रहा। मैं हमेशा कहता रहा कि अब इस लड़ाई में हमें तन मन धन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अफसोस है कि उस दिन के बाद, उस समय मैंने वीडियो डाला था, कुछ लोगों ने सहायता की और वो कहते थे हम हमेशा आपके साथ हैं, हम तन मन धन से आपका साथ देंगे, हर महीने आपकी सहायता करेंगे। लेकिन मैंने वीडियो डाला नहीं। और इस समय हाँ 4 ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस समय हमारी मदद की, लेकिन उसके अलावा सारे के सारे किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। तो सबसे पहले तो आज इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अगर आप जारी रखना चाहते हो, रविंद्र फौजी की आवाज़ ना दबे, तो भैया साथ दो तन मन धन से। इसको साथ देना मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। बाकी यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो FIR हुई थी, मेरे को बुलाया गया, जो उन्होंने मेरे से जो बयान लिए हैं, मैंने बता दिया है उनको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, हम किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस के जवानों की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से मेरे को कोई परेशान नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने मेरे को वहाँ बैठा कर आराम से जूस भी पिलाया और उन्होंने चीज़ें बताया कि भाई ये हमारे लेवल की चीज़ें नहीं हैं,
ऊपर लेवल की बात है, वही लोग ऊपर लेवल में ही एफआईआर हुई है, ऊपर लेवल में ही ये चीज़ें हुई हैं और अब आपको कोर्ट में पेश होना है। तो कभी भी मेरे को कोर्ट में पेश करके और ऊपर लेवल में बात करके ये जेल भी भेज सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कह रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये आवाज़ नहीं दबनी चाहिए। और वहाँ जाने से पहले जिसकी भी राय है, क्योंकि बाहर में जो वो लोग हैं उनके लिए, नेहा सिंह के लिए, 4PM के लिए, फलाने के लिए तो बहुत सारे वकील भी हैं, बहुत सारी पार्टियां भी हैं, लेकिन रविंद्र फौजी ना तो किसी पार्टी का सहारा लेगा, ना किसी दूसरे के पास जाएगा कहने के लिए। मैं अपने साथियों को जगाने के लिए हमेशा करता था और वो साथी मेरा साथ देंगे तो मैं लड़ूंगा। उन साथियों को अगर ये चाहिए कि मत लड़ो, चुप बैठ जाओ, जेल में चले जाओ, तो फिर मैं अपने हिसाब से चलता रहूँगा। किसी दूसरी पार्टी से या उससे रविंद्र फौजी मदद मांगने नहीं जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा कांग्रेस के पास चले जाओ, सपा बसपा के पास चले जाओ, बहुत से वकील हैं जो सरकार के खिलाफ। मेरी लड़ाई ना सरकार से है, ना सेना से है, ना अधिकारियों से है। मेरा कोई निजी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सेना को मजबूत करने की लड़ाई है। चाहे वो अग्निवीर आई, तब भी मैंने कह दिया था कि जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन अग्निवीर का भी रिजल्ट आ जाएगा, और जो पेंडिंग भर्ती वाले थे बंदे जो कह रहे हैं कि हमें नहीं लिया, सबको बुला लिया जाएगा। सिर्फ एक लड़ाई होने दो। लड़ाई में मैं जैसे मैंने कहा कि हम पाकिस्तान को साफ कर देंगे, लेकिन हमारा भी नुकसान होगा, वो हमें झेलना पड़ेगा। रोज़ रोज़ के लड़ने से नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट वाले देखते हैं कितने लोग, जब सेना आदेश करेगी ना आ जाओ भाई भर्तियों के लिए, पकड़ पकड़ कर लाएगी, तो बहुत से लोग छिप जाएंगे। जो लड़ने वाला और वास्तव में जो सेना में जाने का इच्छा रखने वाला, वो सामने आएगा। और हम और हमारे जुड़े हुए लोग ऐसे ही हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं लड़ाई का। लेकिन कायर आज भी वो दबाने की रणनीति, स्वार्थ की रणनीति वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो तो आवाज़ रविंद्र फौजी की दबेगी नहीं। हो सकता है इसको यहाँ से बंद कर दें, तो मैं इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर करूँगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी डालूंगा। वो बंद कर देंगे तो फिर कोई तीसरा रास्ता ढूंढेंगे। बाकी वीडियो देखें, आगे की जो भी अपडेट होगी। वीडियो ये ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं बता दूंगा। तो फिर कहता हूँ, जो डर गया वो मर गया। डर डर कर हमने पाकिस्तान से लड़ाई आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, हमारे कितने ही साथी खो दिए। अटल बिहारी जी ने एक बार 99 में थोड़ा सा वो दिखाया था, फिर वापस हो गए। अगर नेहरू जी ने उस समय इनके जो लाहौर तक झंडे गाड़े थे, इनकी सेना ने सरेंडर किया था, वो वापस नहीं देते किसी संधि के मुताबिक, तो इनकी औकात नहीं थी कि आज ही हमारे से लड़ते। लेकिन वो गलतियाँ आज नहीं दोहराएं प्रधानमंत्री जी। आज आर पार की लड़ाई करके सड़क एक बार साफ करें ताकि आगे दिक्कत ही ना हो। और युद्ध में तो नुकसान झेलना ही झेलना पड़ता है, लेकिन जो बोलना और लड़ना में बहुत फ़र्क है। ठीक है, आम जनता के लिए, सरकार के लिए युद्ध बहुत बड़ी मुसीबत होती है, लेकिन एक सेना और एक सैनिक के लिए युद्ध बहुत ज़रूरी होता है, उसके सम्मान के लिए। क्योंकि युद्ध न होने की वजह से ही बाहर सैनिकों का जो सम्मान गिर रहा है, पुलिस ही हमारी बाप बढ़ रही है, कोई कर्नल को मार रहा है, वो सारी चीज़ें इस युद्ध के बाद ख़त्म हो जाएंगी। एक बार आप फिर मजबूत स्थिति में आओगे, और तब इन लोगों को समझ में आएगा, पैसे वाले लोगों को, कि सेना पर जो बजट खर्च हो रहा है, हमारा बजट ऐसे जा रहा है फलाना, वो बजट इसी समय के लिए होता है। जैसे वो 26 निर्दोष गए ना, उनमें आपके परिवार का भी कोई होता तो आपको बजट की चिंता नहीं होती। ठीक है, और उसी समय हम चिल्ला रहे थे, लेकिन देश चुप बैठा था कि हमारा क्या होना है। वहाँ तो जम्मू कश्मीर में तो सैनिक जा रहे हैं, आम आदमी तो जा रहे नहीं। लेकिन अब ये स्थिति आएगी, यहाँ आम आदमी से लगाकर पता नहीं किसको कहाँ क्या नुकसान होगा। और ये चीज़ें तो वो लिखी हुई है, विधाता ने जो लिखी है वो टरता नहीं है। तो युद्ध ज़रूरी है संतुलन के लिए भी, और ऐसे दुश्मन मुल्क को सबक सिखाने के लिए भी। लेकिन इसके बाद ये जो संधियाँ होती हैं, इस तरह की संधि जिस तरह नेहरू जी ने की, वो ना करें। मोदी जी संधि भी करें तो अपना पीओ को भी लें, और लाहौर तक जो चीज़ें हैं वो अपने साइड में करें, या फिर इनको साफ करके पे और दोबारा पूरा जो पुराना हिंदुस्तान का उसको स्थापित करें, ताकि हर जगह तिरंगा ही होगा, तो ये बवाल ही नहीं होगा। और जो बवाल करें फिर इनको बाहर भेजें। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।